गुड आफ्टरनून। अभी तक हमने इंटरफेरेंस देख लिया, डिफ्रैक्शन हमने ख़त्म कर लिया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं ये टॉपिक, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। अब देखा जाए तो आपकी बैच में से ये सिलेबस हटा दिया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ये जो है रिजॉल्विंग पावर, ये पूरा टॉपिक हटा दिया है। फिर भी मैं इस टॉपिक को 10 से 15-20 मिनट में कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये इसके ऊपर शायद आपको किसी अन्य एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपकी JEE या अदर इंस्टीट्यूट्स एग्ज़ाम। तो इसलिए ये टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, जो जो इम्पोर्टेंट उन एग्ज़ाम्स के लिए है उतने ही पॉइंट्स में बताऊँगा। बाकी बहुत सारी थियरी उन्होंने डिस्कस की है, उसको डिस्कस करने की कुछ खास ऐसी ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज़ रेलेस क्राइटेरिया, ये भी मैं बता रहा हूँ। बट ये स्टेट बोर्ड में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिलेबस में से उन्होंने हटा दिया है। और CET में भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड में नहीं है तो वो CET में भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पर ये सिर्फ आप ही की बैच के लिए है, बट फिर भी ठीक है। तो अब ये है रेलेस क्राइटेरिया। तो नहीं, रेलेस क्राइटेरिया से पहले रिजॉल्विंग पावर, व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्विंग पावर। तो अब देखो यहाँ पे कि ये बोर्ड पे मैंने 2 डॉट्स बना दिए हैं, पर ये 2 शायद आपको एक ही डॉट दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जो देख रहे हो तो आपकी जो आंखें हैं दे आर नॉट एबल टू रिजॉल्व दीज 2 ऑब्जेक्ट्स। पर अब मैं 2 डॉट्स ऐसे बना रहा हूँ। अब शायद आपको ये 2 डॉट अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको वो अलग अलग नहीं दिख रहे होंगे। तो नाउ यू कैन रिजॉल्व दिस 2, योर आइज कैन रिजॉल्व दिस 2 डॉट्स। तो ये जो एबिलिटी टू रिजॉल्व 2 ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दिस एबिलिटी टू रिजॉल्व 2 ऑब्जेक्ट्स, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर। आप पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप से देखते हो तो बहुत छोटे छोटे उसमें ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, बट अगर 2 ऑब्जेक्ट्स है बट वो आपको एक ही दिखाई दे रहा है, यानी उस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि वो है 2 बट वो दिखाई दे रहा है 1, तो उस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आप अच्छा वाला माइक्रोस्कोप, उससे ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर वाला माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो, तब आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो वो डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है उसमें, किस पे डिपेंड करता है वो। तो रिजॉल्विंग पावर, टेलीस्कोप की भी रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला हमें देखना है। उसमें भी कई सारे स्टार्स जो रहते हैं बहुत दूर रहते हैं, बट क्या होता है कि कई बार वो बहुत क्लोज रहते हैं। बेसिकली उनमें खुद में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, बट दिखने के लिए हमें वो 2 एक ही दिखते हैं, बिकॉज आवर टेलीस्कोप और आवर आइज आर नॉट एबल टू रिजॉल्व दोज 2 डिफरेंट स्टार्स। तो इसलिए हमें हायर रिजॉल्विंग पावर का टेलीस्कोप यूज़ करना पड़ता है, जिसमें हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे 2 अलग अलग स्टार्स हैं। सो ये होती है रिजॉल्विंग पावर। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये आपके बुक में दिया है। देखो ये डिपेंड किस पे रहता है, इसके ऊपर भी आपको थ्योरेटिकल MCQ आ सकता है, और वो उसका आंसर दिया है पेज नंबर 180 पे। सो ऑन पेज नंबर 180 दे आर सेइंग, लास्ट पैराग्राफ लेफ्ट साइड वाला, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जनरली डिपेंड्स अपॉन द अपर्चर एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। व्हाट डू यू मीन बाय अपर्चर? सो अपर्चर का मतलब है डायमीटर ऑफ दैट लेंस। वो भी कौन सी लेंस, शायद यहाँ पे बता होगा, यस उतना ही बोला है। सो इट डिपेंड्स ऑन अपर्चर, यानी डायमीटर ऑफ द लेंस ऑफ दैट माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप, उसके डायमीटर के ऊपर, एज वेल एज जो वेवलेंथ होती है लाइट की, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये थ्योरेटिकल MCQ आपको आ सकता है। ठीक है, इसके बाद नाउ इसका कारण क्या है कि 2 ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है फिर भी वो हमें एक ही दिखते हैं, इसका कारण क्या है वो देख लेते हैं। इससे हमें ये रेलेस क्राइटेरिया पता चलता है कि वो क्या कहना चाहता है। देखो, आप कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट देखते हो, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट जब आप देखते हो तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो आपकी आँखों में बन जाता है।
तो वो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, आपको पता है डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा रहता है, मैं अभी ऐसे दिखा देता हूँ। ये रहता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न ये बन जाता है, और ये एक्चुअल उसकी इमेज है, और ये बाकी आपको पता है सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा। तो ये पार्ट हमें ज़्यादा अच्छी तरह से दिखता है, बाकी ये दिखता नहीं क्योंकि उनकी इंटेंसिटी बहुत कम रहती है। सो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक हमें दिखाई देता है। तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट है जो उसके बहुत क्लोज है, और हम रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है। उसका कारण ये है कि दोनों का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो बेसिकली हो जाता है ओवरलैप। दोनों का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो हो जाता है ओवरलैप, और इसलिए हमें ये दो एक ही दिखते हैं। पर अगर उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न भी दो दिखाई देंगे। एक्चुअली डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं, ऑब्जेक्ट्स दो दिखाई देंगे, और उसके लिए ये ऐसा होना चाहिए पैटर्न। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा, यानी दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर रिजॉल्व्ड प्रॉपरली। दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ऐसा हमें वहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे दिखाई नहीं देता क्योंकि दोनों की जो मैक्सिमा है वो अब ओवरलैप हो गए हैं। यहाँ पे दोनों के मैक्सिमा थोड़े से सेपरेट हो गए हैं। तो ये जो मिनिमम सेपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है, और ये मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास है रेलेस क्राइटेरिया। तो रेलेस क्राइटेरिया क्या कहता है कि फॉर द टू ऑब्जेक्ट्स टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड, फॉर द टू ऑब्जेक्ट्स टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड, द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। तो सेकेंडरी मिनिमा यानी ये मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट। तो ये देखो, ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है इसका फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इधर है, ठीक है। ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है इसका फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इधर है, या फिर ये एक इधर है, ये दोनों तरफ है फर्स्ट। तो रेलेस क्राइटेरिया क्या कहता है, फॉर द टू ऑब्जेक्ट्स टू बी जस्ट रिजॉल्व द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ वन डिफ्रैक्शन पैटर्न शुड ओवरलैप विथ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सेकंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये सेकंड डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इसका सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो पहले वाले के सेकेंडरी मिनिमा पे ओवरलैप हो गया है, जिसके कारण अभी ये क्लियरली हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरा देखो, ये भी इसके फर्स्ट मिनिमा पे है और ये इसके फर्स्ट मिनिमा पे है। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हमें दो ऑब्जेक्ट्स रिजॉल्व हुए ऐसा दिखता है, और नहीं तो फिर वो हमें एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। और जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न में, उतने क्लियरली दो ऑब्जेक्ट्स रिजॉल्व मिलेंगे आपको, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। ये कंडीशन आपके टेक्स्ट बुक में फिगर नंबर 7.17 पेज नंबर 180 पे दी है। तो ये रेलेस क्राइटेरिया जो है वो भी अभी मैंने बता दिया कि व्हाट इज़ दिस क्राइटेरिया। तो द क्राइटेरिया स्टेट्स दैट फॉर द टू ऑब्जेक्ट्स टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड, फर्स्ट मिनिमा ऑफ फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न शुड ओवरलैप विद सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सेकंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। फिर से बता रहा हूँ, ये देखो, ये पहला वाला डिफ्रैक्शन पैटर्न है जिसका फर्स्ट मिनिमा इधर है, मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट या फिर डार्क बैंड। तो पहला डार्क बैंड इधर है पहले डिफ्रैक्शन का, उसके ऊपर कौन ओवरलैप हो रहा है, दूसरे डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो अगर ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं तभी हम बोल सकते हैं कि द टू ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व्ड। आपको वो दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग क्लियरली दिखाई देंगे, अदरवाइज़ वो दिखाई नहीं देंगे। हाँ, अगर डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे उतने अच्छी तरीके से वो दो सेपरेट आपको दिखाई देंगे, लेकिन उससे कम डिस्टेंस हो गया यानी ये वाली केस, तो फिर आपको एक ही ऑब्जेक्ट वहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि वहाँ पे है दो, बट दिखाई देंगे कितना, एक। सो दिस इज़ द कंडीशन, दिस इज़ द रेलेस क्राइटेरिया। तो ये आपकी जो माइक्रोस्कोप है या आपका जो टेलीस्कोप है उसकी पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो सही में रिजॉल्व कर पाएगा दो ऑब्जेक्ट्स को या नहीं। सो उसके लिए रिजॉल्विंग पावर और दो चीज़ें हैं, रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये अभी हमें देखनी है। तो ये दो टर्म्स अब पहले देख लेते हैं। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन,
अब देखो मैं यही बताऊंगा यहाँ पे कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट जो है दो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स हियर एंड दे आर जस्ट रिजॉल्व्ड. सो इफ दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर अपेयरिंग एज जस्ट रिजॉल्व्ड, अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको क्लियरली, दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, एंड दिस शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस में इससे इस दोनों में कम करूँ तो फिर आपको वो दो ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देंगे, आपको बस वो एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा. तो ये जो मिनिमम सेपरेशन है इन दोनों में, तो ये जो मिनिमम सेपरेशन है इन दोनों में, इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे आर जस्ट रिजॉल्व्ड इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. और मान लो ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के मेजर करने के दो तरीके, एक यू मेजर डिस्टेंस और यू मेजर द एंगल सबटेंडेड बाय दिस टू ऑब्जेक्ट्स एट योर आइज. एंगल सबटेंडेड बाय दिस टू ऑब्जेक्ट एट योर आइज, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है, और ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं. तो ये दो ऑब्जेक्ट्स आपकी आंखों पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, अब ये डायग्राम थोड़ी गड़बड़ होगी, बट ये जो एंगल है, द एंगल सबटेंडेड बाय दिस टू ऑब्जेक्ट्स एट योर आइज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के दो टाइप्स होते हैं, आइदर यू मेजर इट इन distance or you can measure it in angular separation between two objects. Angular separation and angle subtended by those two objects at your eyes. तो ये हो गया लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? तो मान लो कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है d या फिर थीटा. d इज डिस्टेंस या फिर थीटा इज एंगल. तो रिजॉल्विंग पावर जो रहती है, रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. ये याद रखना, इसके ऊपर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको आ सकता है कि रिजॉल्विंग पावर इज़ रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. ठीक है, तो अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं. आगे अभी मैं कुछ खास ऐसे बताने वाला नहीं हूँ, मुझे बस ये चीज़ें कवर करनी थी कि व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्विंग पावर, व्हाट इज़ रेलेस क्राइटेरिया, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर में क्या रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए. अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई है देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. जाना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा. आप देख सकते हो वहाँ पे उन्होंने एक डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा है आपके पेज नंबर 181 पे, फिगर है 7.18b. तो अगर देखो हमने अभी तक क्या देखी थी, स्लिट्स देखी थी. तो स्लिट्स यानी एक गैप रहती है, ऐसी लीनियर गैप रहती है, और अगर लीनियर गैप रहती है तो उसमें से जो लाइट आता है और उसकी वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, तो वो ऐसा बनेगा कि एक बैंड, ब्राइट बैंड आपको दिखाई देगा, डार्क नहीं, ब्राइट बैंड आपको दिखाई दे रहा, फिर इसके ऊपर और नीचे डार्क बैंड, फिर उसके ऊपर और नीचे ब्राइट, फिर यानी अल्टरनेट डार्क बैंड ब्राइट बैंड ऐसे दिखाई देंगे, और ऑफकोर्स उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी. ये डिफ्रैक्शन है क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं है. बट अगर ये स्लिट की जगह, स्लिट एक लीनियर ओपनिंग है, एक लाइन है जहाँ से लाइट पास हो रहा है, एक गैप है जहाँ से लाइट पास हो रहा है, बट अगर वहाँ पे उस स्लिट की जगह पे एक स्मॉल होल है, स्मॉल ओपनिंग है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है पेज नंबर 7.18a में, पेज नंबर है 181. तो अगर होल है तो वहाँ पे बैंड्स नहीं दिखाई देंगे, वहाँ पे सर्कल्स आपको दिखाई देंगे. तो जो सेंट्रल मैक्सिमम रहता है वो एक सर्कुलर ब्राइट रिंग रहेगी, रिंग नहीं सर्कल रहेगा, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, डार्क एंड ब्राइट सर्कल्स. तो ये आप उस डायग्राम में 7.18a एंड 7.18b में दिखाई देगा. यानी ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ी बहुत इमेजिनेशन थोड़ी क्लियर हो जाए कि डिफ्रैक्शन दिखता कैसे है. तो वहाँ पे उन्होंने 7.18b में वो डिफ्रैक्शन दिखा दिया है. ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत डिफ्रैक्शन से रिलेटेड. अब आगे बढ़ते हैं. बहुत सारी थियरी है, उन्होंने कुछ डायग्राम्स भी आपको वहाँ पे दिखाई दे रही है 7.19a b, बट ये मैं कवर नहीं करूँगा. मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताऊँगा क्योंकि एक तो पहली बात तो ये है कि इनका डेरिवेशन है नहीं, बहुत कम पार्ट है डेरिवेशन लायक, और वो आपको थियरी एग्ज़ाम में पूछने नहीं वाले हैं. आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द रिजॉल्विंग पावर या फिर व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. तो उनके बस एक्सप्रेशंस हमें देखने हैं. एक बार ये एक्सप्रेशंस हो गए तो ये चैप्टर हमारा ओवर हो रहा है. ठीक है,
सो जो पहला जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, एक मिनट मुझे ये मिटाना पड़ेगा अभी। अब यहाँ पे पहले तो उन्होंने लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का एक्सप्रेशन दिया है और उसका रेसिप्रोकल होता है रिजॉल्विंग पावर। हम बात कर रहे हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विथ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी आपको एक्सटर्नल यानी जो ऑब्जेक्ट्स आपको देखने हैं उसके ऊपर ऐसा लाइट आपको ज़रूरी है, क्योंकि लाइट नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखेंगे नहीं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो आपको एक्सटर्नल लाइट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। इन दैट केस द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कैन बी गिवन बाय ए इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2n साइन अल्फा। अब एक एक टर्म को देखते हैं। पहले तो a जो है, a इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल a। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है 2 2 होता है और n। व्हाट इज n? अब यहाँ पे n के मामले में ना कुछ तो अलग ही बता दिया है। जो n मतलब बेसिकली है क्या, आपका जो माइक्रोस्कोप होता है, मान लो ये माइक्रोस्कोप है आपका और मैं बाकी नहीं बना रहा हूँ, ये आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, 2 लेंस रहती है उसमें। सो द गैप बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड जो ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो ये, इट इज़ फिल्ड विथ सम ऑयल, इट इज़ फिल्ड विथ ऑयल। तो अगर ये जो ऑयल है, ये जो मीडियम है इन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द ऑब्जेक्ट्स, ये इसलिए ताकि वो क्लैरिटी इससे बढ़ती है और लाइट ग्लेयरिंग इसमें नहीं होता, इसलिए ये ऑयल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इवन ऑयल का नाम भी मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे प्रीवियस सिलेबस में दिया था वुड ऑयल, सीडार वुड ऑयल, ये नाम यहाँ पे दिया था। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, चलो छोड़ो। एनीवे, सो दिस इज द मीडियम वी आर प्लेसिंग इन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द ऑब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं, इनके बीच में एक मीडियम ऐड करते हैं सो दैट विजिबिलिटी जो है वो और ज़्यादा बेटर हो। तो ये जो ऑयल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। नेक्स्ट, व्हाट इज अल्फ़ा? अल्फ़ा, अब देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी लेंस है, तो ये जो एंगल बना रहा है विद द लेंस, एंगल सबटेंडेड एट दिस ऑब्जेक्ट बाय लेंस, तो ये जो एंगल होता है, ये सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो है अल्फ़ा। ये ऑब्जेक्ट है आपका पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ये लेंस है, जो ये लेंस है यहाँ पे। तो ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है, इस तरह का एंगल जो बना रहा है ये लेंस विद दिस ऑब्जेक्ट, इट्स सेमी वर्टिकल एंगल, यानी आधा एंगल जो है अल्फ़ा। टोटल एंगल लोगे तो वो 2 अल्फ़ा हो जाएगा, हमें 2 अल्फ़ा नहीं, सिर्फ आधा एंगल चाहिए अल्फ़ा। सो दैट इज एंगल अल्फ़ा। सो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2n साइन अल्फ़ा। लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, जो कि दी जाएगी या फिर पूछी भी जाएगी कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ। अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इतना है, ये n इतना है, अल्फ़ा इतना है, तो व्हाट इज़ वेवलेंथ, ऐसे डिपेंडिंग ऑन द गिवन डाटा इन्फॉर्मेशन आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसमें और एक चीज़ है वो जो बहुत ज़रूरी है, ये जो टर्म होती है ना n साइन अल्फ़ा, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर। ये जो टर्म है n साइन अल्फ़ा, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर। आपकी बुक में शॉर्ट फॉर्म भी दिया है NA, n साइन अल्फ़ा। तो ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आपका बन गया लैम्डा अपॉन 2NA, ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। इक्वेशन कौन सा है ये? 7.31, पेज नंबर है 182। तो यहाँ पे ये दिया है A यानी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2NA। फॉर्मूला बस याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अब रिजॉल्विंग पावर कैसे बनाएंगे? तो रिजॉल्विंग पावर जो है हमें पता है, रिजॉल्विंग पावर RP, लेट अस से रिजॉल्विंग पावर का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है RP, विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है आपका A, सो इसका रेसिप्रोकल यानी हमें क्या मिला, ट्वाइस NA डिवाइडेड बाय लैम्डा।
तो रिजॉल्विंग पावर इज ट्वाइस Na डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये हो गई आपकी रिजॉल्विंग पावर किसकी? माइक्रोस्कोप विथ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप विथ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। कुछ नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। तो इन दैट केस मॉडिफिकेशन ये है, ये आपका जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे अभी आपको एक्सटर्नल लाइट की ज़रूरत नहीं है। जो ऑब्जेक्ट्स देखने हैं उसके लिए आपको एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इन दैट केस जो चेंज है यहाँ पे बस चेंज बहुत छोटा है, पूरा फार्मूला सेम है, बस एक ही है यहाँ पे, वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 1.22 टू दैट एक्सप्रेशन 2n साइन अल्फ़ा, यानी 1.22 लैम्डा अपॉन 2 न्यूमेरिकल एपरेचर। ये हो गया इसका फॉर्मूला किसका? माइक्रोस्कोप विद नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉन ल्यूमिनस नहीं, ल्यूमिनस चाहिए, ये गलती हो गई। माइक्रोस्कोप विथ ल्यूमिनस सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये एक्सप्रेशंस आपको याद रखने हैं ऑब्वियसली। इसके बाद आता है रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर कितनी रहेगी? तो रिजॉल्विंग पावर है आपकी 1/a, सो दैट इज ट्वाइस न्यूमेरिकल एपरेचर अपॉन 1.22 लैम्डा। न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बहुत आते थे, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं रहेंगे, जो कि बोर्ड में नहीं है तो आपके सीईटी में भी नहीं रहेंगे, सिर्फ आपकी बैच के लिए, सिर्फ इस साल होने वाली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इस साल यानी 2021 के लिए। तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो रिजॉल्विंग पावर इज़ 1/a 2Na अपॉन 1.22 लैम्डा। तो ये था माइक्रोस्कोप का डिस्कशन। और कुछ है इसमें बताने लायक? नहीं, ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक सिंप्लीफाई किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये 1.22 डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, ये हो गया 0.61। तो वो मॉडिफिकेशन आपको दिखाई देगा वहाँ पे, इक्वेशन 7.33 एंड इक्वेशन 7.34 जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आई होप ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। बाकी डेरिवेशंस इसके कुछ खास ऐसे दिए नहीं हैं, बहुत छोटा सा डिस्कशन है किया है रिलेटेड टू डेरिवेशन, बट पूरा डेरिवेशन यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको। इवन ये भी नहीं पता होगा आपको कि ये 1.22 कहाँ से आया, क्योंकि दिया नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में। सो नो नीड टू बॉदर अबाउट दैट। तो बाकी सारी चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। बस आपको ये एक्सप्रेशंस याद रखने हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर, इनके एक्सप्रेशंस आपको याद रखने हैं। कौन सा माइक्रोस्कोप है, सेल्फ ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर फिर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं अदर एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। लेट अस सी रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। नाउ दिस इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप हमने देखा है, मेरे ख्याल से 11th में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था उसके बारे में। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप अलग एक्सप्रेशन देखे थे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग डिस्कशन है। तो यहाँ पे जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन सब मेजर करने वाले हैं, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एंगल। माइक्रोस्कोप में जो हमने लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मेजर किया था वो था डिस्टेंस में, और यहाँ पे जो हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मेजर करने वाले हैं दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो आप देख सकते हो एक एक्सप्रेशन दिया है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के लिए, थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। थीटा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यानी मिनिमम एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय दोज टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वो जो दो स्टार है जिन्हें हमें देखना है, वो दो आपकी आंखों पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, यानी वो सेपरेट दिखाई दे रहे हैं। थीटा 1.22 लैम्डा अपॉन डी। अब ये डी क्या है? डी इज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ योर टेलीस्कोप। ये जो डी है ये है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ योर टेलीस्कोप। तो ये अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है तो व्हाट विल बी द रिजॉल्विंग पावर? तो रिजॉल्विंग पावर जो है आपकी दैट इज इक्वल टू
रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन दैट इज d अपॉन 1.22 लैम्डा। ये हो गई आपकी रिजॉल्विंग पावर। तो यही एक्सप्रेशंस है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बाकी एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं, इसलिए मैंने पढ़ा दिया है। स्टेट बोर्ड में नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ खास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बट फिर भी सेफर साइड हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी आपको बता दी है। सो बस इसके लिए इतना ही था। एक और डिस्कशन यहाँ पे हमें दिखाई देता है रेडियो टेलीस्कोप। एक रेडियो टेलीस्कोप भी हमने इंस्टॉल किया है। आप जब पूना जाते हो तो ऑन द वे आपको दिखाई देता है। अब दिखाई देता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बहुत साल पहले दिखाई देते थे, बहुत सारी डिश एंटीनास की तरह दिखाई देती थी, जिसकी इमेज भी आपको दिखाई दे रही है उसी पेज नंबर है 183 पे। तो ये वहाँ पे लॉन्च किया था, इंस्टॉल किया था। इसका भी पर्पज़ ये थे टू ऑब्ज़र्व, मेक ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू स्पेस। तो उसका रिजोल्यूशन भी यहाँ पे शायद उन्होंने मेंशन किया है। यस, द हाईएस्ट एंगुलर रिजोल्यूशन अचीवेबल रेंजेस फ्रॉम 60 आर्कसेक। तो ये 60 आर्कसेक क्या है, ये एक एंगल है, और आर्कसेक का जो कन्वर्जन है वो भी दिया है यहाँ पे। इट इज़ 1/3600th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। तो ये बहुत छोटा एंगल है, और इतना कम एंगल का रिजोल्यूशन हमें वहाँ पे अचीव हुआ है। कहाँ पे, ये जो लॉन्च हुआ है नारायणगांव, विच इज़ ऑन द वे टू पुणे। तो यहाँ पे ये उन्होंने इंस्टॉल किए हैं। इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन वहाँ पे उन्होंने किया है। जस्ट गो थ्रू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। अभी के लिए ये जो पूरा चैप्टर है, कौन सा, वेव ऑप्टिक्स, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसकी जो थियरी है वो हमने ख़त्म कर दिया। अभी इसकी एक्सरसाइज पे हमें जाना है। एक्सरसाइज पे एक दो एमसीक्यू देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। पहला एमसीक्यू है यहाँ पे पेज नंबर 184 में। ये जो एग्जांपल्स है, ये जो न्यूमेरिकल्स है, ये इनकी जो स्टेटमेंट्स है, ये बोर्ड पे नहीं लिखने वाला हूँ। एमसीक्यू में देखता हूँ, लिखूँगा, बट ये बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स होती है, इसलिए लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो पहला जो एमसीक्यू है पेज नंबर 184 का, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना प्रूव्स दैट द लाइट इज़ ट्रांसवर्स वेव। जब हमने पोलराइजेशन पढ़ा था तो मैंने बताया था कि पोलराइजेशन के बाद पता चलता है कि लाइट इज़ हैविंग ट्रांसवर्स वेव नेचर, क्योंकि हाइजन ने क्या कहा था, हाइजन ने कहा था कि इट इज़ हैविंग लॉन्जिट्यूडनल वेव नेचर। बट जब पोलराइजेशन स्टडी किया गया तो पोलराइजेशन में ये पता चला पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का हो सकता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का पोलराइजेशन नहीं हो सकता। और उनके लिए कुछ ऐसी कंसेप्ट भी नहीं है, बिकॉज देयर वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो इसी कारण यहाँ पे ये जो पोलराइजेशन है उसके बाद पता चला कि लाइट इज़ हैविंग वेव ट्रांसवर्स वेव नेचर, क्योंकि अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव रहती तो पोलराइजेशन के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती है वो डिक्रीज़ ही नहीं होती। तो ये कारण है। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट का वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ पोलराइजेशन। दूसरा है विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखो, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, बट उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती। तो इसे आप याद रखना। सेकंड जो एमसीक्यू है, क्या कहा है उन्होंने, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। तीसरा है व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू पोलराइजर इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस। हमने देखा था इंटेंसिटी उसकी आधी हो जाती है, इट बिकम्स हाफ। हाँ, बट यहाँ पे कुछ और है, डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ पोलराइजेशन। नहीं, पहला जो पोलराइजर है, जब अनपोलराइज्ड लाइट फर्स्ट पोलराइजर से पास होगा तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, और अगर आपने बाद में और एक पोलराइजर रखा है तो फिर जो उसके बाद वाली जो इंटेंसिटी रहेगी दैट डिपेंड करती है कि उसका एंगल कितना है। तो पहले पोलराइजेशन के बाद सिर्फ इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। तो ये जो तीसरा है उसका आंसर है डिक्रीजेस, यानी ऑप्शन है आपका बी। अब फोर्थ फिफ्थ जो है, ये फोर्थ जो है वो तो थोड़ा एक न्यूमेरिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है जिसके ऊपर की थियरी आपके बुक में बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं दी है।
ये टॉपिक है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको अलग तरीके से बताया था। मैंने कहा था कि ये सब लिख लो, तो उसी के ऊपर ये न्यूमेरिकल उन्होंने पूछा है MCQ में, तो ये हम करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अभी हमने ये चैप्टर की थियरी जो है वो फिनिश कर दी है वेव ऑप्टिक्स की, और अभी हम एक्सरसाइज शुरू कर दी है। 2-3 MCQs हो गए हैं और न्यूमेरिकल्स भी इसके हम डिस्कस करेंगे। थियरी क्वेश्चंस आपको आंसर के साथ मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही।